है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार गौरव गैनीमीट क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में। आज से हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि है भारत का भौतिक स्वरूप। और भारत के भौतिक स्वरूप को हम लोग देखेंगे कि भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग होता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा होता है जो प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा जो भारत का भौतिक स्वरूप है उसको डिवाइड किया गया है मध्य के विशाल मैदान में, और चौथा जो है जिसको हम लोग पढ़ेंगे तटीय प्रदेश एवं द्वीपीय समूह। तो चलिए सीधे हम लोग हेडिंग डालते हैं, भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। तो भारत के भौतिक स्वरूप के तहत भारत का जो डिवीजन किया गया है, जो भारत का फिजिकल ज्योग्राफी है, जो भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हो जाता है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा जो डिवीजन होता है उसको कहते हैं मध्य का विशाल मैदान, मध्य का विशाल मैदान। और जो चौथा डिवीजन हुआ है उसको कहते हैं तटीय प्रदेश एवं द्वीपीय समूह, तटीय प्रदेश एवं द्वीपीय समूह। तो चलिए, भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है मध्य का विशाल मैदान, और चौथा है तटीय प्रदेश एवं द्वीपीय समूह। तो इसमें भी जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग अलग से देखेंगे। अभी प्रायद्वीपीय पठार में हम लोग पढ़ेंगे जो दक्कन का पठार है, जो सतपुड़ा रेंज है, जो विंध्य रेंज है, उसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार में उसकी स्टडी करेंगे। मध्य का विशाल मैदान को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मैं यहाँ उसको शो कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो मध्य का विशाल मैदान है इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला होता है सिंधु नदी का मैदान, सिंधु नदी का मैदान, नदी का मैदान। दूसरा जो डिवीजन होता है मध्य के विशाल मैदान को, उसको हम लोग कहते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। और जो तीसरा डिवीजन होता है मध्य के विशाल मैदान को, उसको हम लोग कहते हैं उत्कल का मैदान, उत्कल का मैदान। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो भारत का जो भौतिक स्वरूप है उसको मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है मध्य का विशाल मैदान, और चौथा है तटीय प्रदेश एवं द्वीपीय समूह। तटीय प्रदेश एवं द्वीपीय समूह में हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में, और द्वीपीय समूह में हम लोग पढ़ेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के बारे में। कि हम लोग ये देखेंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, और जो
लक्षद्वीप है वो कोरल रीफ द्वारा बना है। तो इसके बारे में हम लोग गहन अध्ययन इसके तहत हम लोग करेंगे। मध्य के विशाल मैदान की हम लोग चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे, सिंधु नदी के मैदान के बारे में, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के बारे में और उत्कल के मैदान के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार को जो एक अलग ही चैप्टर है उसको हम अलग से पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। तो हेडिंग डालिए उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग को कहते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, जो दूसरा डिवीजन किया गया है उसको कहते हैं हिमालय। और जो तीसरा डिवीजन किया गया है उसको कहते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। देखिए, पहली बात हम लोग ये जान लेते हैं कि जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, अगर हम लोग इसको मैं शो कर दूंगा। जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर में, जैसे अगर मैं एक मैप शो कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैप है, यहां पे है जम्मू कश्मीर, तो यहां पे है नंगा पर्वत और नागा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा पर्वत है। ये जो विस्तार है, मतलब नागा पर्वत से लेके, ये रफ मैप है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ये है नागा पर्वत जम्मू कश्मीर में, और अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा पर्वत। तो उत्तर के पर्वतीय मैदान का जो विस्तार है वो नागा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। और इसकी कुल लंबाई जो है, ये टोटल लेंथ जो है, इसकी कुल लंबाई जो है, इसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है की 2500 किलोमीटर है। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि उत्तर का जो पर्वतीय मैदान है इसकी कुल लंबाई कुल कितनी है, तो 2500 किलोमीटर, और कहां से कहां तक फैला हुआ है, नागा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक। ठीक है, तो ये तो हो गई उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब इसमें हम लोग, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हिमालय। हम लोग इसकी भी चर्चा, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियों की भी चर्चा अगले लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिमालय। तो हेडिंग डालिए हिमालय। हिमालय में हम लोग सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके विस्तार और उसका वर्गीकरण के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि हिमालय की उत्पत्ति। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ हिमालय उत्पत्ति। तो जो हिमालय की उत्पत्ति के बारे में जो सबसे ऑथेंटिक थ्योरी है उसको कहते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत।
और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? वो जो भूगर्भ शास्त्री था उसका नाम था हैरी हेस। तो प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? हैरी हेस के द्वारा। तो हैरी हेस नामक भूगोल वेत्ता के द्वारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और क्या था प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत? चलिए आइए समझते हैं। देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या था? हैरी हेस के अनुसार साइनोजोइक महाकल्प में यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में अभिसरण गति हुई, और जिसके कारण उसके बीच की जो भूसन्नति थी उसमें वलन पड़ गया, और वलन पड़ने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ। तो चलिए आइए समझते हैं इसको पूरी तरह से। देखिए ये है यूरेशियन प्लेट, और ये है भारतीय प्लेट। तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, साइनोजोइक महाकल्प में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में टेथिस सागर था। यहां पे क्या था? टेथिस सागर था। साइनोजोइक महाकल्प में टेथिस सागर का जो पानी है वो यहां से चला गया, और टेथिस यहां पर एक निम्न भूमि क्षेत्र बन गया। यहाँ टेथिस सागर के पानी के चले जाने के कारण यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में निम्न भूमि क्षेत्र बना, यहाँ पे निम्न भूमि क्षेत्र में अवसाद जमा होने लगा, और अवसाद जमा होने के कारण एक संरचना का निर्माण हुआ जिसको कहते थे हम लोग भूसन्नति। तो यहाँ पे टेथिस सागर में एक संरचना का निर्माण हुआ। यहाँ का जो पानी है टेथिस सागर का यहाँ से डिसअपीयर हो गया, और यहाँ पे अवसाद जमा होने लगा। तो अवसाद जमा होने के कारण यह टेथिस सागर में एक संरचना का निर्माण हुआ जिसको कहते थे हम लोग भूसन्नति। तो यहाँ पे एक संरचना निर्माण हुआ जिसको कहा गया भूसन्नति। इंग्लिश में इसको कहते हैं जियो सिंक्लाइन। ठीक है। तो जो भूसन्नति है इसमें क्या हुआ कि भारतीय यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में अभिसरण की गति हुई। अभिसरण की गति मतलब दोनों प्लेट एक दूसरे की ओर आकर्षित हुई, जिसके कारण क्या हुआ कि जो भूसन्नति थी इसमें वलन पड़ गया, और वलन पड़ने के कारण ही भूसन्नति एक नवीन वलित पर्वत का रूप ले लिया। ठीक है, जिसको हम लोगों ने कहा हिमालय। इसका नाम पड़ा हिमालय। और ये जो यूरेशियन प्लेट है और भारतीय प्लेट है आज भी इनके बीच में अभिसरण की गति हो रही है, जिसके कारण इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से समझें कि हैरी हेस का विवर्तनिकी सिद्धांत क्या था, तो हम लोग अगर समझेंगे तो साइनोजोइक महाकल्प में, यहां लिख लीजिएगा साइनोजोइक महाकल्प, साइनोजोइक महाकल्प या टर्शियरी युग। तो साइनोजोइक महाकल्प उसी का दूसरा नाम था टर्शियरी युग। उसी युग में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में जो भूसन्नति थी उसमें वलन पड़ने के कारण, वलन क्यों पड़ा? क्योंकि उनके इन दोनों प्लेटों के बीच में अभिसरण की गति हुई और वलन पड़ने लगा भूसन्नति में, जिसके कारण एक नवीन वलित पर्वत का निर्माण हुआ जिसको कहा गया हिमालय। देखिए अब तक जितना भी पर्वतीकरण हुआ है वह 3 स्टेज में हुआ है। ठीक है। तो पर्वतीकरण 3 स्टेज में हुआ है। पहला स्टेज जो था उसको कहा गया, जो पहला स्टेज में पर्वतीकरण हुआ उसको कहा गया प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प
दूसरा था डेविडियन महाकल्प, और तीसरा था साइनोजोइक महाकल्प जिसको टर्सरी युग की संज्ञा दी गई। तीसरा था साइनोजोइक महाकल्प जिसको किसकी संज्ञा दी गई? टर्शियरी युग की संज्ञा दी गई। इसी को कहा जाता है टर्शियरी युग। ठीक है, तो हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो इसी साइनोजोइक महाकल्प में ही हुआ है। ठीक है, और जितने भी नवीन वलित पर्वत हैं, चाहे वो उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वतमाला हो, चाहे वो दक्षिणी अमेरिका का एंडीज पर्वतमाला हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो, चाहे वो तंजानिया में अवस्थित जो पर्वत है वो हो, तो जितने भी नवीन वलित पर्वत हैं उनका निर्माण साइनोजोइक महाकल्प में हुआ है, यानी टर्शियरी युग में हुआ है। और जैसे हम लोग देखते हैं प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में उन पर्वतों का निर्माण हुआ है जिन्हें हम अपशिष्ट पर्वत कहते हैं, जैसे अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है जो उत्तरी अमेरिका में है। जैसे अगर हम लोग भारत के संदर्भ में बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला, उसका भी निर्माण प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प में हुआ, तो वो पुरानी हो चुकी है। तो ये है पर्वतीकरण का जो युग था उसका प्राचीन से नवीनतम की ओर विस्तार। तो पहले प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प आया, फिर सेकेंड में डेविडियन महाकल्प आया, और तीसरा जो आया साइनोजोइक महाकल्प जिसको टर्शियरी युग कहते हैं। ये जो टर्शियरी युग है ये 7 करोड़ वर्ष पुराना है, 7 करोड़ वर्ष पूर्व। तो एक तरह से हिमालय की जो उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोग ये कह सकते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति 7 करोड़ वर्ष पूर्व साइनोजोइक महाकल्प में यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के अभिसरण के कारण भूसन्नति में वलन पड़ने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गई हिमालय की उत्पत्ति के संदर्भ में उसकी व्याख्या। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे जो लास्ट में पर्वतीकरण हुआ है साइनोजोइक महाकल्प, क्या इसके बाद कोई पर्वतीकरण हुआ है? तो देखिए अब तक जो भी पर्वतीकरण हुआ है उसमें बस 3 ही फेज आते हैं, प्रीकैम्ब्रियन महाकल्प, डेविडियन महाकल्प और साइनोजोइक महाकल्प। साइनोजोइक महाकल्प के बाद आज तक कोई पर्वतीकरण नहीं हुआ है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहां मैं रब कर दे रहा हूं फिर बताता हूं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं? तो यहां पे लिख लीजिए हिमालय का गर्भगृह। तो हिमालय का जो गर्भगृह कहा जाता है उसका आंसर हो जाएगा टेथिस सागर। टेथिस सागर को ही हिमालय का गर्भगृह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच में सर्वप्रथम टेथिस सागर ही था, उसका पानी चला जाने के कारण वहां पे अवसाद जमा हुआ और इनकी अभिसरण गति के कारण उस अवसाद में वलन पड़ा, जिसको क्या कहा गया? नवीन वलित पर्वत, यानी नवीन मोड़दार पर्वत। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हिमालय का गर्भगृह किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा टेथिस सागर। ठीक है, और जितने भी नवीन वलित पर्वत हैं उनका निर्माण साइनोजोइक महाकल्प में ही हुआ है। तो अगर आप लोगों से पूछ ले कि इनमें से कौन सा नवीन वलित पर्वत नहीं है, तो जिनका निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है वो सभी पर्वत नवीन वलित पर्वत होंगे। तो या वहां से वो आप लोग आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं और देखते हैं कि ऊंचाई के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। ये हो गया उत्पत्ति। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का वर्गीकरण और उसका विस्तार। तो
तो ऊंचाई के आधार पर देखते हैं हिमालय का वर्गीकरण। ऊंचाई के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण ठीक है। तो ऊंचाई के आधार पर हिमालय को कुल 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। देखिए, महान हिमालय का दूसरा नाम है बृहत हिमालय, और इसको एक और नाम से जानते हैं हिमाद्री। ठीक है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को एक और नाम से जानते हैं बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय। ठीक है। तो ऊंचाई के आधार पर हिमालय को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है महान हिमालय, दूसरा है लघु हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय। अब हम लोग मैप के द्वारा इन तीनों श्रेणियों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो मैं मैप बना देता हूं। ठीक, देखिएगा जी, ठीक है। तो ये मैं एक रफ मैप ड्रा कर दिया हूं भारत का। अब देखते हैं इस पर हम लोग, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे बृहत हिमालय। ठीक है। तो ऊंचाई के आधार पर जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया था उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया था, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो हेडिंग डालिए बृहत हिमालय। बृहत हिमालय। सर्वप्रथम बृहत हिमालय में हम लोग क्या देखेंगे कि बृहत हिमालय का विस्तार कहां से कहां तक है। तो बृहत हिमालय का विस्तार जो है वो सिंधु नदी के गार से लेकर, बृहत हिमालय का जो विस्तार है वो सिंधु नदी के गार से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ठीक है। तो बृहत हिमालय का विस्तार यहाँ पे है सिंधु नदी गार्ज, यहां से लेकर यहां पर यहां तक है। ठीक है। इधर से सिंधु नदी आती है, तो यह है सिंधु नदी, सिंधु नदी, और ये है, नहीं, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए गाइस, थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये है सिंधु नदी। यहां से सिंधु नदी आती है, तो ये सिंधु नदी का क्षेत्र है। तो इसको लिख लीजिए सिंधु नदी गार्ज, सिंधु नदी गार्ज। तो देखिए जो महान हिमालय है वो कहां से कहां तक उसका फैलाव है, तो उसका फैलाव सिंधु नदी गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। और इसकी जो कुल लंबाई है, यहां पे लिख लीजिए, इसकी जो कुल लंबाई है
वो 2400 किलोमीटर है। देखिए अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है, लेकिन जो बृहद हिमालय है उसकी कुल लंबाई 2400 किलोमीटर है, और जो 100 किलोमीटर जो छूट जा रहा है वो यहाँ पर है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो ये जो 100 किलोमीटर का क्षेत्र जो छूटता है वो पूर्वांचल की पहाड़ियों में आता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बृहद हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो उसका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी गार से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक। और जो बृहद हिमालय उसकी कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। आइए जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। जितनी भी हिमालय तंत्र की नदियाँ हैं, जितनी भी हिमालय तंत्र की नदियाँ हैं, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज और जितनी भी नदियाँ हैं हिमालय तंत्र की, जैसे ब्रह्मपुत्रा की भी, तो उन सभी नदियों का निर्माण, उन सभी नदियों का उद्गम स्थल बृहद हिमालय ही है। ठीक है, तो जितनी भी हिमालय तंत्र की नदियां हैं उनका उद्गम स्थल बृहद हिमालय ही है। तो ये यहां पे लिख लीजिए बृहद हिमालय या महान हिमालय, महान हिमालय। तो यहां पे लिख लीजिएगा आप लोग कि हिमालय तंत्र की सभी नदियों, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हिमालय तंत्र की सभी नदियों का उद्गम, सभी नदियों का उद्गम महान हिमालय ही है, महान हिमालय ही है। ठीक है, तो अगर आपसे लोगों से पूछ लिया जाए कि जो सिंधु नदी तंत्र है, चाहे जो गंगा और यमुना नदी तंत्र है, तो इसका उद्गम स्थल कौन, हिमालय का कौन सा पार्ट है, तो उसको कहते हैं बृहद हिमालय या महान हिमालय। और महान हिमालय जो होता है वो साल भर हमेशा बर्फ से ढका होने के कारण इसको हिमाद्री की संज्ञा दी जाती है। तो बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए हिमाद्री। और हिमाद्री क्यों कहते हैं कि ये महान हिमालय वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण बृहद हिमालय को हिमाद्री की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब देखिए विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, विश्व की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं, जैसे हो गया माउंट एवरेस्ट, भारत में कंचनजंगा, नंदा देवी, नेपाल में मकालू, और जितनी भी नंगा पर्वत, जितनी भी ऊंची चोटियां हैं K2 को छोड़ के, क्योंकि K2 जो है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रांस हिमालय, जिसकी हम लोग बाद में बातें करेंगे। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत K2 आता है। तो जितनी भी ऊंची चोटियां हैं K2 को छोड़कर सभी चोटियां बृहद हिमालय में ही अवस्थित हैं। जैसे मैं मैपिंग कर दे रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां पे है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, यहां पे है मकालू, मकालू इसको कहते हैं मकालू। यहां पे जो चोटी है भारत की सर्वोच्च चोटी है जो भारत में अवस्थित है, उसको कहते हैं कंचनजंगा। यहां पे नोट डाउन कर लीजिए कंचनजंगा, कंचनजंगा। और यहां पे जो भारत की जो दूसरी सर्वोच्च शिखर है उसको कहते हैं नंदा देवी। उसकी अवस्थिति आप लोग देखेंगे तो यहां पर है नंदा देवी, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। और इसी पर्वत श्रृंखला में यहां पे है नागा पर्वत, नागा पर्वत। तो भारत की जितनी भी सर्वोच्च चोटियां हैं सभी बृहद हिमालय में ही अवस्थित हैं। तो और इससे संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बृहद हिमालय है चाहे महान हिमालय, उसकी औसत ऊंचाई कुल कितनी है? तो उसकी औसत ऊंचाई हो जाती है, औसत ऊंचाई। तो बृहद हिमालय की जो औसत ऊंचाई हो जाती है वो हो जाती है 6000 मीटर। यहाँ पे लिख लीजिए 6000 मीटर। ठीक है,
तो ये हो गया हम लोग का बृहत हिमालय या महान हिमालय, जिसकी चर्चा हम लोगों ने मैपिंग द्वारा की है। तो बृहत हिमालय के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मेनली क्या क्या पूछे जाते हैं। पहली बात ये पूछी जाती है कि बृहत हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बृहत हिमालय का विस्तार सिंधु नदी गार्ज से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। बृहत हिमालय का कुल लंबाई कुल कितनी है, तो उसका आंसर हो जाएगा 2400 किलोमीटर। बृहत हिमालय का जो औसत ऊंचाई है वो कितना है, 6000 मीटर। और बृहत हिमालय में ही जितनी विश्व की या भारत की जितनी सर्वोच्च चोटियां हैं वो बृहत हिमालय में ही अवस्थित हैं। और हिमालय तंत्र की जितनी भी नदियां निकलती हैं वो बृहत हिमालय से ही निकलती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जिसका आंसर हो जाता है बृहत हिमालय। अब हम लोग चलते हैं दूसरी श्रृंखला के बारे में जो है लघु हिमालय। ठीक है, अब हम लोग का हो जाएगा लघु हिमालय। हेडिंग डाल लीजिए लघु हिमालय। ठीक, और इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए ये था अपना बृहत हिमालय। अब इसके जो अगला जो इसका विस्तार है हिमालय का उसको कहते हैं लघु हिमालय, जो बृहत हिमालय के ही दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो बृहत हिमालय है और इसी के दक्षिण में अवस्थित है कौन सा हिमालय, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय की हम लोग परिचर्चा करते हैं। परिचर्चा करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है। तो लघु हिमालय की जो औसत ऊंचाई है, नोट डाउन कर लीजिएगा, औसत ऊंचाई, लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कुल 3750 से 4500 मीटर हो जाती है। 3750 से 4500 मीटर, इसको 3700 कर लीजिएगा, 3750 नहीं है, 3700 से लेकर 4500 मीटर लघु हिमालय की औसतन ऊंचाई हो जाती है। और लघु हिमालय बृहत हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। देखिए लघु हिमालय से क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो मैं बता देता हूं। लघु हिमालय के अंतर्गत कश्मीर में पहाड़ी ढलानों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको पूछा जाता है क्या कहते हैं। तो लघु हिमालय के अंतर्गत कश्मीर में यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं, कश्मीर में, कश्मीर की पहाड़ी ढालों की घाटियों में जो घास के मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय के अंतर्गत, उसको कहते हैं मर्ग। मर्ग, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो वही मर्ग, जैसे उदाहरण में लिख लीजिए सोनमर्ग, गुलमर्ग। तो ये जो सोनमर्ग और गुलमर्ग है ये घास के मैदान है। ठीक है, तो सोनमर्ग और गुलमर्ग जो लघु हिमालय के अंतर्गत जो पहाड़ी, जो कश्मीर के पहाड़ी ढलानों पर घाटियों में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं, जिनको क्या कहते हैं, मर्ग, जिसका उदाहरण होता है सोनमर्ग और गुलमर्ग। गुलमर्ग से एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत में एकमात्र शीतकालीन ओलंपिक का केंद्र कहाँ है, तो उसका भी आंसर हो जाता है गुलमर्ग। तो यहां पे लिख लीजिए कि भारत में एकमात्र शीतकालीन ओलंपिक का केंद्र है गुलमर्ग। ये हो गया। अब देखिए इसी के अंतर्गत, लघु हिमालय के ही अंतर्गत जो घास के मैदान कश्मीर में पाए जाते हैं उसे मर्ग कहा जाता है। वैसे ही कुछ घास के मैदान उत्तराखंड के पहाड़ी ढलानों पर पाए जाते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड के पहाड़ी ढलानों पर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग किसकी संज्ञा देते हैं, बुगियार या बुगियाल की संज्ञा देते हैं, पायार या पाग्याल की संज्ञा देते हैं। तो
तो यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, मैं यहाँ रब कर दे रहा हूँ, उन्हें कहा जाता है बुग्याल, बुग्याल या बुग्याल, बुग्याल, या उनको एक और संज्ञा दी जाती है पायार। तो लघु हिमालय के अंतर्गत जो भी घास के मैदान उत्तराखंड के पहाड़ी ढलानों पर पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, बुग्याल, बुग्याल या पायार। ठीक है, तो यहां से जो क्वेश्चन मेन बनते हैं वो घास के मैदानों को लेकर बनते हैं कि कश्मीर के पहाड़ी ढलानों पर जो लघु हिमालय के अंतर्गत जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उसको मर्ग कहते हैं। और वही घास के मैदान अगर उत्तराखंड के पहाड़ी ढलानों पर पाए जाएंगे तो उनको कहते हैं बुग्याल, बुग्याल या पायार। ठीक है, तो ये हो गए क्वेश्चन जो लघु हिमालय से पूछे जाते हैं। तो लघु हिमालय से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं कि लघु हिमालय का विस्तार कहाँ पे है, तो लघु हिमालय का विस्तार बृहत हिमालय के दक्षिण में है। ठीक है, और लघु हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो है 3700 से 4500 मीटर, किलोमीटर नहीं, औसतन ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर। और जो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि उत्तराखंड के जो पहाड़ी ढलानों पर जो घास के मैदान लघु हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं उसे बुग्याल या पायार कहते हैं। और जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान लघु हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, मर्ग। जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा सोनमर्ग, गुलमर्ग, तो वो सभी घास के मैदान लघु हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। और ये गुलमर्ग है वो भारत में एकमात्र शीतकालीन ओलंपिक का केंद्र है। तो ये हो गया अपना लघु हिमालय। चलिए आइए अगले श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं, और अगली जो हिमालय का जो डिवीजन किया गया है वो है शिवालिक हिमालय। देखिए, अब तक हम लोगों ने पढ़ा था बृहत हिमालय के बारे में। मैं यहां लिख दे रहा हूं बृहत हिमालय, बृहत हिमालय। दूसरा है लघु हिमालय, लघु हिमालय। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है शिवालिक हिमालय। तो ये हेडिंग डाल लीजिए यहां पे, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, तो शिवालिक हिमालय का जो विस्तार है वो पंजाब से लगाकर कोसी नदी तक है। यहाँ पे कोसी नदी आती है, तो कोसी नदी से लेकर पंजाब तक शिवालिक हिमालय का विस्तार है। ठीक है, और यहाँ से जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो शिवालिक हिमालय है इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसतन ऊंचाई हो जाती है, औसतन ऊंचाई हो जाएगी इसकी शिवालिक हिमालय की 900 से लगाकर 1200 मीटर। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं। देखिए, पहली बात ये पूछी जाती है कि जो शिवालिक हिमालय के अंतर्गत कुछ घाटियां पाई जाती हैं, शिवालिक हिमालय में ही जो घाटियां पाई जाती हैं उसको पश्चिम में दून और पूरब में द्वार कहते हैं। तो पूछा जाता है कि शिवालिक हिमालय के अंतर्गत जो घाटियां पूरब में पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं, और जो पश्चिम में पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं। तो जो घाटियां पूरब में पाई जाती हैं, जैसे उत्तराखंड में आप लोगों ने नाम सुना होगा हरिद्वार, और पश्चिम में नाम सुना होगा देहरादून। तो द्वार और दून की घाटियां जो हरिद्वार में पाई जाती हैं वो सभी शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पूरब में हरिद्वार और पश्चिम में इसी को क्या कहते हैं, पश्चिम में कहते हैं इसको देहरादून, देहरादून या दून। तो जो भी घाटियां
शिवालिक हिमालय के अंतर्गत पूरब में पाई जाती है उसको द्वार कहते हैं, और जो पश्चिम में पाई जाती है उसको दून कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो काल्पनिक रेखाएं हैं जो बृहत हिमालय को लघु हिमालय से, जो लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से डिवाइड करती हैं, उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो चलिए आइए उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, एक जो काल्पनिक रेखा है वो बृहत हिमालय को लघु हिमालय से, ये लघु हिमालय है और ये बृहत हिमालय है, उसको लघु, एक जो काल्पनिक रेखा है वो बृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है, उसका नाम हो जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो अगर आप लोग इसका, ये जो रेड लाइन है इसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है, तो यह एक तरह की काल्पनिक लाइन है जो बृहत हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। उसी तरह एक जो काल्पनिक रेखा है जो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाती है, यह है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, तो ये काल्पनिक रेखा क्या करती है, शिवालिक हिमालय को लघु हिमालय से अलग करती है। इसका नाम हो जाता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मेन बाउंड्री फॉल्ट क्या है, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बाह्य हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। तो ये बनते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ये इमेजिनरी जो लाइन है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है जो कि मैं बता देना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, देखिए ये है ट्रांस हिमालय, जिसकी परिचर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तो ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में जो रेंज पाई जाती है उसको कहते हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, KLJ। ठीक है, तो ये काराकोरम हो गया, ये लद्दाख, ये जास्कर। तो जास्कर और बृहत हिमालय के बीच में एक श्रृंखला पाई जाती है, एक डिवाइडिंग लाइन पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। यह भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये जो रेड लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये वाली रेड लाइन, ये किसके किसके बीच में है, जास्कर और बृहत हिमालय, यानी ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय। ट्रांस हिमालय में ही जास्कर रेंज आती है। तो जास्कर और बृहत हिमालय के बीच में एक काल्पनिक रेखा पाई जाती है जो ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से अलग करती है। इस काल्पनिक रेखा को कहते हैं, यहां पे लिख लीजिए, इंडो सांगपो सचर जोन। ठीक है गाइस, तो इस काल्पनिक रेखा को कहते हैं जो ट्रांस हिमालय को बृहत हिमालय से अलग करती है, उसको क्या कहते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन। तो यहां से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया था ऊंचाई के आधार पर, यहां से यही सब मेन क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। तो हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या हो जाएगा, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमालय का निर्माण कब हुआ। तो हिमालय का निर्माण साइनोजोइक महाकल्प में, या उसी को टर्सरी एरा कहते हैं, उस कल्प में हुआ था, जो कि आज से 7000 करोड़ वर्ष पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन यहां से बनते हैं, जैसे कि अभी मैं बताया था कि जो लघु हिमालय में के अंतर्गत कश्मीर में जो यहाँ पे घास के मैदान पाए जाते थे, ये जो लाइन है, इस घास के मैदान को क्या कहा जाता था, मर्ग। जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है लघु हिमालय से संदर्भित। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो पायार या बुगियार या बुगियाल, ये जो घास के मैदान है,
ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी पाए जाते हैं उत्तराखंड में, कि उत्तराखंड के पहाड़ी ढलानों पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं लघु हिमालय के अंतर्गत। ये भी पूछा जाता है कि लघु हिमालय में पाए जाते हैं कि शिवालिक में पाए जाते हैं कि बृहत हिमालय में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लघु हिमालय में पाए जाते हैं। और जितनी भी, एक क्वेश्चन छूट गया अभी, कि जितनी भी स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं, मैं रब करके बता देता हूं आप लोगों को। देखिए, ये था हमारा मेन बाउंड्री फॉल्ट और ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। तो ये है हमारा लघु हिमालय। जितनी भी स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं, जैसे कि यहाँ पे पाया जाता है शिमला, मसूरी, नैनीताल, और इसी रेंज के अंतर्गत यहाँ पे पाया जाता है दार्जिलिंग। तो ये यहाँ पे लिख लीजिए, ये है शिमला, ये है मसूरी और ये है नैनीताल। और ये जो है इसको कहते हैं दार्जिलिंग। तो जितने भी उत्तर भारत के जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं, जैसे शिमला हो गया, मसूरी, नैनीताल और वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं वो सभी लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये है लघु हिमालय। तो लघु हिमालय के अंतर्गत ये सभी स्वास्थ्यवर्धक स्थल आते हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि उत्तर भारत के जो स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं वो किस रेंज के अंतर्गत आते हैं, तो वो हो जाएगा लघु हिमालय, ठीक है। और आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जो दून और द्वार क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि शिवालिक हिमालय के अंतर्गत जो पश्चिम में घाटियां पाई जाती हैं उनको, जो पश्चिम में पाई जाती हैं उनको दून, और जो पूर्व में घाटियां पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? द्वार। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। और ये जो 3 लाइनें हैं इनके बारे में जरूर पूछा जाता है कि बृहत हिमालय को ट्रांस हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है, तो वो हो जाती है इंडो सांगपो सचर जोन। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए बृहत हिमालय को लघु हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है, उसको कहते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से कौन सी लाइन अलग करती है, ये जो काल्पनिक रेखा है, उसको कहते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो ये हो गया आज का लेक्चर, जिसके तहत हम लोगों ने हिमालय का वर्गीकरण उसकी ऊंचाई के आधार पर देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का जो वर्गीकरण हुआ है वो जो प्रादेशिक सीमा के आधार पर हुआ है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर हम लोग की मुहिम और पढ़ाने का तरीका आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भी त्रुटियां हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।